प्रकाश सर भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है। प्रकाश सर, भाजपा और शिवसेना बहुत लंबे समय तक एक साथ रहे हैं, एक साथी रहे हैं, लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा हैं, ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे वहां जाके कंफर्टेबल हो पाएंगे? अगर नहीं तो फिर ये जो पूरी सुगबुगाहट चल रही है, जो पूरी खबरें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे भाजपा में जाएंगे, भाजपा के साथ जा सकते हैं, मोदी जी के साथ जा सकते हैं, कितना दम दिख रहा है इन सब खबरों में? राम प्रकाश जी, देखिए बात ऐसी है कि आदमी राजनीति क्यों करता है। दो बातें रहती है, दो के लिए दो विषय रहते हैं। एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, यानी पैसा खाने के लिए, या दूसरा फिर पब्लिक के बेटरमेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद भी जो पब्लिक के बेटरमेंट के लिए वो कर रहा है, वो पब्लिक को अगर उसकी कोई कदर नहीं है। अभी आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए। मैं पिछले करीब करीब 40-45 साल से किसानों का आंदोलन छेड़ता हूँ, लड़ता हूँ किसानों के लिए हर मुद्दे पे। करीब करीब 100-150 बार तो मैं अभी तक के पुलिस में अरेस्ट हुआ हूँ, मुकदमे चले मेरे पे। 200-300 दिन मैंने शायद जेल में काटे हैं अभी कुल मिला के, कभी पुष्टि पुलिस कस्टडी में वगैरह, ये सारा मिला के। लेकिन मैं अभी इतने में देखता हूँ, या पिछले 5-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसानों के लिए हम लोग कोई कॉल देते हैं, कोई आंदोलन छेड़ते हैं, और किसान उसके अंदर आते ही नहीं है। अब देखिए, मुझे व्यक्तिगत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सक्षम हूं मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं सोचता हूं कि भाई एक ऐसा किसानों का तबका है कि जिनको, जो बेचारे शोषित है, जो बेचारे परेशान है, तो उनको हेल्प करने के लिए अगर हम लोग कोई कॉल देते हैं कि भाई आइए यहाँ पे रास्ते पे आइए, या कुछ सरकार के लिए हम ये करेंगे या मोर्चा निकालेंगे, लेकिन अगर पब्लिक उसमें आती ही नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि यार छोड़ दो ना, आपने क्या लेना चाहिए। वो लोगों को जिनके लिए हम कर रहे हैं, उन्हीं को अगर उसी की कदर नहीं है तो क्या करना है उसके लिए, ये मैं सोचता हूँ एक बार। अच्छा, दूसरी बात ऐसा है कि जो मैंने बताया कि एक आधी पॉलिटिकल पार्टी है कि जो सत्ता में इसलिए आना चाहती है कि जैसे यू टेक एग्जांपल ऑफ बीजेपी, वो सत्ता में इसलिए आना चाहती है बाय हुक और क्रूक, क्योंकि उनके जो आका है, अडानी है, अंबानी है, जो भी है, या उनके बाकी के भी जो है, जिनको जिनको पैसा बनाना है, नोट बनाना है, तो उनके इशारों पे ये लोग काम करते हैं, और वो हिसाब से ये सोचते हैं कि भाई हमको सत्ता में बने रहना है, कोई हालत नहीं। तो इसलिए वो आपने देखा है किस तरीके से साम दाम दंड भेद, ये सारी नीति यूज करके बीजेपी सत्ता में रहने की कोशिश करती है, आई है। हमारे फिलहाल में भी वो महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ है, उन्होंने 5 स्तर पे काम किया है, और 5 लेवल पे। एक लेवल क्या है उनकी, एक लेवल उन्होंने कर दी कि जो उनको पता है, उनके पन्ना प्रमुख के द्वारा जो रिपोर्ट हुआ है कि भाई ये आदमी जो है ये बीजेपी की विचारधारा का नहीं है, तो उसके नाम हटा दिए। ऐसे करीब करीब एक चुनाव क्षेत्र से कम 15 से 20 हजार लोग उनके, यानी हर बूथ के 100 से 150 लोग उन्होंने हटा दिए। दूसरा क्या कर दिए उन्होंने, उन्होंने दूसरे नए लोग उसके अंदर भर दिए, जो उन्होंने फ्लोटिंग वोटर्स बनाए हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, इन्होंने कम से कम 50 से 60 लाख फ्लोटिंग वोटर्स बनाए, क्योंकि आजकल के जमाने में फ्लोटिंग वोटर बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है, आधार कार्ड की। और आधार कार्ड का जो रूल है वो क्या है कि आप उसके अंदर अपना नाम एक बार चेंज कर सकते हो, अपना क्या बोलते हो, बर्थ डेट एक बार चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपना एड्रेस कई बार चेंज कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो। तो उसका फायदा लेके बीजेपी ने क्या कर दिया है, उनके जो ये कोर टीम के मेंबर थे, या आरएसएस के हो गए, या उनके अंधभक्त हो गए, जो भी हो गए, या पेड वर्कर हो गए, तो उन लोगों को उन्होंने उनके जहां पे भी बीजेपी शासित राज्य है, उन राज्यों में भेज के आधार कार्ड के नए आधार कार्ड बनवा लिए कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मैं अभी इधर आ गया हूँ। ऐसा करके 50-60 लाख लोग उन्होंने लोग बना दिए। अभी जहां पे भी वोटिंग होता है, सॉरी मतदान होता है, जहां पे भी चुनाव होता है, वहां पे ये फ्लोटिंग वोटर्स वहां जाते हैं और उनके नाम दर्ज किए जाते हैं, और उसके बाद में 50-60 लाख लोग इस तरीके से अगर वहां वोट करते हैं, तो अभी जो महाराष्ट्र में हुआ है वो उसी का नतीजा है। दूसरा स्तर क्या किया, इन्होंने पैसा बांटा। आपको मालूम है किस तरीके से लाडली बहना में पैसा बांटा, जिस तरीके से इस सारी रेवड़ियां बांटी गई, ये एक विषय रहा। बाद में डायरेक्ट ब्राइबिंग किया गया, हर होटल के घर में पैसा पहुंचाया गया, 2000-3000 में एक वोट खरीदा गया। और चौथा जो स्तर है, 5वां स्तर जो बोलेंगे, वो ये है कि इन्होंने ईवीएम के द्वारे ये सारी ये बातें करी है, गेम खेला है। और ईवीएम के तो अभी ये क्लियर हो गया है कि जो नई मशीन आई है इसकी, ये सारी की सारी हैकिंग वाली मशीन है, इसके अंदर चिप है या जो भी है,
जैसे इसने मतदान क्षेत्र के अंदर चुनाव में जब वोटिंग काउंटिंग करने के लिए मशीन खोली तो उनके स्क्रीन पे दिख जाता है कि ये क्या बोलते हैं उसको, मतदान क्षेत्र यानी कहने का मतलब बूथ के ऊपर किसको क्या वोट पड़े हैं। अगर वो देखते हैं कि भाजपा को ऑलरेडी नेचुरली कांग्रेस से ज्यादा वोट पड़े हैं तो उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसी ईवीएम खुली कि जिसके अंदर उनको दिखता है कि भाजपा को यहाँ पे 150 है और कांग्रेस को 200 है, तो क्या करते कि नंबर 3 और 4 जो है उसके वोट निकाल के नंबर बीजेपी में सारे के सारे डाल देते हैं। ऐसे कई जगह पे देखा गया है कि 15-15, 20-20 राउंड में जो 3 और 4 नंबर का जो उनका मसीहे है आदमी, उसको करीब करीब सरी के वोट है बिल्कुल, यानी 150, 150, 117, 117, 60, 60, 65, 65, 70, 70 इस तरीके से बिल्कुल वो टोटली दिखता है। और ये पूरा चुनाव तो ये कहने का मतलब ये सारी बातें जब दिख गई है कि अपनी जो विरोधी पार्टियां है या खास करके इंडिया आघाड़ी के जो घटक पक्ष है उसमें कांग्रेस होगी, उसके अंदर उद्धव ठाकरे फैक्ट्री होगी, शरद पवार की पार्टी होगी, तो कम से कम उन्होंने ये सारी बातें देख के चुनाव आयोग को ये सारा देना चाहिए। दिया भी समझ लो चुनाव आयोग तो वो अभी उन्होंने तो सारे कायदे रातों रात बदल दी कि नहीं हमको तो कोई जरूरत नहीं, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे। महमूद प्राचा नाम का एक आदमी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से लड़ रहा है। तो कम से कम इन सारी पार्टियों ने मिला के महमूद प्राचा के पीछे खड़े रहना चाहिए। और प्रशांत भूषण के जैसे जो भी लेफ्टिस्ट या बोलो यानी जो एक नीति के लिए झगड़ने वाले लोग हैं, ये सारे लोगों के पीछे इन लोगों ने खड़े रहना चाहिए और उसका उन्होंने वो हिसाब से क्या बोलते हैं उसको अनुमोदन करना चाहिए। लेकिन आज हुआ मैंने देख रहा हूं यहाँ के अंदर, क्योंकि देखिए जो इलेक्शन हुआ है ये इलेक्शन के अंदर एक तो बात बिल्कुल पक्की है कि ये सारे पार्टियों में खास करके कांग्रेस के अंदर के जो बीजेपी के स्लीपर सेल्स है, हमारे नाना पटोले उसका जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, ये तो बीजेपी का स्लीपर सेल है, क्लियर हो गया। क्योंकि वो जिस तरीके से उसने काम किया क्या किया उससे ये सारी बातें ये सारी क्लियर हो गई है, ये सारी बातें क्लियर हो गई है कि ये लोग जो है बीजेपी को जो सूटेबल ये है उस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। तो अभी ये सारी बातें दिख रही है तो कांग्रेस ने आला कमान जो है कांग्रेस की बड़ी वाली उन लोगों ने जाके इसके अंदर बड़े इसके एक्शन लेनी चाहिए। पार्टी के जो स्टेट की कार्यकारिणी है वो चेंज करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिख रहा है कि राहुल गांधी भी घिरा पड़ा है सारे ऐसे चमचों से या ऐसे लोगों से। राहुल गांधी की नीयत के बारे में, प्रियंका के नीयत के बारे में कोई डाउट नहीं, दे आर ट्राइंग टू वर्क देयर लेवल बेस्ट। लेकिन अब जब वो घिरे पड़े हैं इस तरीके से और वो कुछ करते नहीं है, और ये तीनों पार्टियों ने जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव के नतीजे आए, ये तो क्लियर कट दिखता है कि इसके अंदर किस तरीके से बदमाशी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है। लेकिन अगर ये लोग इसको लेके कुछ हवाई बनाते नहीं है, रास्ते पे आ ही नहीं रहे हैं, कोई जाते ही नहीं है चुनाव क्षेत्र में, कोई मोर्चा ही नहीं निकाल रहे हैं, अब क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो लोग निराश हो चुके हैं ये सारे के सारे, की छोड़ो यार जिनके लिए करते, या फिर ये समझ लो कि ये जो ईडी का जो ये है इनको यानी प्रेशर है, वो प्रेशर के कारण दबे पड़े हैं कि उनको ऐसा दिखता है कि अभी फालतू में करेंगे, ये सरकार की इतनी ज्यादा मेजोरिटी आई है तो कभी भी उठा के जेल में डाल देंगे। तो ये एक तो ईडी का जेल का डर है या ये लोग निराश हो चुके हैं, दो में से एक ही बात होगी जी।